राजधर्म का अर्थ है राजा का धर्म या राजा का कर्तव्य। मतलब ये कि कोई राजा अपने देश का संचालन कैसे करता है, इसे ही राजधर्म कहा जाता है, जिसका वर्णन हमें शास्त्रों और वेदों में मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना पर हैं। वो बीच समंदर में ध्यान साधना कर रहे हैं, वो भी तब जब 16 घंटे बाद देश में फाइनल राउंड की वोटिंग होनी है। कल देश के 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिससे तय होगा कि मोदी हैट्रिक लगाएंगे या नहीं। लेकिन अगर मोदी आए तो उन्हें क्या आने वाले वर्षों में करना है, इसकी प्लानिंग के लिए वो ध्यान साधना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने साधना के लिए उस जगह को चुना है जहां से 132 साल पहले नरेंद्र नाथ दत्त ने साधना की थी और उसके बाद ही वो स्वामी विवेकानंद बने थे। तो आज मैं आपको विवेकानंद रॉक की नरेंद्र से नरेंद्र तक की कहानी बताऊंगी, कैसे यहां आकर नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद बन गए और उन्होंने साधना के लिए इस जगह को क्यों चुना, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। 26 घंटे बाद लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। 57 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के साथ ही सभी 543 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में समंदर के बीच साधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 24 घंटे तक ध्यान साधना में रहेंगे। कल दोपहर 3:30 बजे तक वो ध्यान मग्न रहेंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें विवेकानंद मेमोरियल मंडपम की हैं, जहां नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान मंडपम में जो बड़े से ओम की आकृति है, वहां उनका प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान चल रहा है। कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी मां शारदा को नमन किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां साधना कर रहे हैं। लेकिन आज से 132 साल पहले एक और नरेंद्र यहां आए थे। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्होंने 3 दिनों तक यहां साधना की थी, जिसके बाद उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद हो गया था। तो आज विवेकानंद रॉक का नरेंद्र कनेक्शन क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। कैसे इतिहास में इस मेमोरियल ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह को चुना है, क्या इस जगह का महत्व है, ये सब कुछ आज आप जानेंगे। क्योंकि यही वो जगह है जहां से विवेकानंद ने साधना की थी और विकसित भारत कैसे पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, इसकी परिकल्पना की थी। और यहीं पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन साधना में लीन है। चुनाव प्रचार में 206 से ज्यादा रैलियों और जनसभाओं को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। और जो आज तस्वीरें सामने आई, उसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेरुआ वस्त्रों में देखा, जिस तरह के वस्त्र स्वामी विवेकानंद पहनते थे। उनको सूर्य को अर्घ देते हुए देखा और ओम के उच्चारण के साथ मौन साधना करते हुए देखा गया। स्वामी विवेकानंद को भी इसी चट्टान पर भारत माता के अलौकिक दर्शन हुए थे, वैभव की एक तस्वीर दिखाई दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2047 में उसी तरह के भारत वैभव की बात कर रहे हैं। शास्त्रों में भारत को विश्व गुरु का जिक्र होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए 2047 तक विश्व बंधु के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि इस यात्रा के बहुत सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा पूरी तरह से आध्यात्मिक है। ये पहले भी प्रधानमंत्री ने बताया है, जब वो 2019 के परिणाम के बाद केदारनाथ पहुंचे थे। अब की बार वो 24 के परिणाम से पहले यहां पहुंचे हैं और कल शाम 3 बजे 45 घंटे बाद यहां से वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे।
तो देखिए, आज से ठीक 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। तब उनकी उम्र महज 29 साल थी। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को आयोजन उसका किया गया था और उससे ठीक पहले विवेकानंद उसी जगह पर पहुंचे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और मौन साधना में लीन है। देखिए, जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था विवेकानंद जी का। जन्म स्थान उनका कोलकाता है। कन्याकुमारी में साधना 25 से 27 दिसंबर 1892 में विवेकानंद ने यहां पर साधना की और इसी साधना के बाद उनका जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद पड़ा था। यानी इसी साधना के बाद स्वामी विवेकानंद कहलाए थे, क्योंकि इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जब साधना की गई 1892 में यहाँ पर ध्यान लगाया गया, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ये कहलाए, इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। अब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के समंदर में ध्यान साधने से पहले नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। आप हम में से ज्यादातर लोग यही समझते होंगे कि स्वामी विवेकानंद को उनका नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आज मैं आपको बताती हूं कि नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम किसने दिया था। दरअसल नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद को धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के शिकागो जाना था और कैसे इनका नाम विवेकानंद पड़ा ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला की पुस्तक में इस बात का जिक्र मिलता है। द लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गॉस्पेल में भी इसका जिक्र मिलता है। अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में जाने के लिए पैसे नहीं थे विवेकानंद जी के पास। खेतड़ी नरेश ने अमेरिका यात्रा का उनका पूरा खर्च उठाया था और खेतड़ी नरेश ने ही स्वामी विवेकानंद नाम भी दिया था। नाम नरेंद्र दत्त नाथ था और जब इनका नाम बदला गया, यानी कि जब स्वामी विवेकानंद नाम पड़ा तो ये नाम दिया गया था खेतड़ी नरेश ने, जिन्होंने अमेरिका का जो पूरा खर्चा था, इस यात्रा का पूरा खर्चा था, वो उठाया था। देखिए, साधना से ठीक बाद में अमेरिका के शिकागो जाना था विवेकानंद को। धर्म संसद का आयोजन हुआ था और उसी में हिस्सा लेना था विवेकानंद जी को और उससे ठीक पहले उनका नाम बदला जाता है, उनका नाम विवेकानंद पड़ जाता है। तो देखिए, ये तो बात हो गई नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने की। लेकिन शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद ने जो साधना की थी, उस दौरान उन्होंने क्या पाया था। दरअसल स्वामी विवेकानंद आध्यात्म और हिंदू धर्म की विशालता को आत्मसात करने के लिए भारत भ्रमण पर थे। 4 वर्षों की अथक तपस्या के बाद वो 25 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे। समुद्र की लहरों में खामोश पड़ी शिलाओं को उन्होंने देखा। फिर उन्होंने समुद्र तट से तैरकर पानी के बीच में उस शिला पर जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए और वहीं पर उन्होंने साधना की। 3 दिन और 3 रात तक ध्यान लगाया। इस ध्यान से उन्हें जो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान ने उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाया। स्वामी विवेकानंद को इसी टापू पर, जिसे आज आप विवेकानंद मेमोरियल के नाम से जान रहे हैं, वहां उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विवेकानंद ने यही विकसित भारत का स्वरूप देखा था और फिर वो अमेरिका के शिकागो गए, जहां धर्म संसद में उन्होंने जो ज्ञान दिया, उसने भारत और हिंदू धर्म के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल कर रख दिया था। तो 1892 में विवेकानंद ने 3 दिनों तक साधना की थी। विवेकानंद को इसी रॉक, जिसे अब आप विवेकानंद मेमोरियल के तौर पर जानते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उसी दौरान दिव्य ज्ञान की प्राप्ति विवेकानंद जी को हुई थी। विवेकानंद ने यहीं पर विकसित भारत का सपना देखा था और इसके बाद ही 1893 में शिकागो में धर्म संसद में हिस्सा लिया और भारत की धर्म संस्कृति को, भारत के हिंदू धर्म को पूरी दुनिया के सामने विवेकानंद की तरफ से प्रदर्शित किया गया था। भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी और यहां पर है विवेकानंद रॉक। 1892 में स्वामी विवेकानंद यहां पहुंचे। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने समंदर के रास्ते 800 मीटर तैरकर यह सफर तय किया और इस रॉक पर पहुंचे, साधना की। पूरे भारत भ्रमण के दौरान जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, उसको आत्मसात किया और इसी चट्टान पर उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और इसी चट्टान पर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गया। इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद को भारत के गौरव के दर्शन हुए और उन्होंने
उसी चेतना को विश्व में फैलाने का काम किया और यहीं से ज्ञान अर्जित करने के बाद स्वामी विवेकानंद शिकागो के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने धर्म संसद में भारतीय आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान को लेकर वो संबोधन दिया, जिसने भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म और हिंदू धर्म का परचम पूरे विश्व में लहराया। और आज भी उस रिकॉर्डिंग की आवाज लोगों की कान में गूंजती है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और इसी स्थान पर यह मेमोरियल बना है, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस वक्त मौन साधना कर रहे हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी पर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का असर दिखता है, इसलिए नरेंद्र मोदी भी कल वहीं पहुंचे जहां जाकर साधना करने के बाद नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए थे। नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद मेमोरियल में आज की शुरुआत सूर्य आराधना से की। प्रधानमंत्री ने आज उगते सूर्य की उपासना की, उन्हें जल अर्पित किया, भगवान के नाम का मंत्र जाप किया। आप जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी वक्त की वीडियो है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में रुद्राक्ष आपको नजर आएगा और प्रधानमंत्री उसका जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आज सुबह कन्याकुमारी से देखने को मिली, विवेकानंद मेमोरियल से देखने को मिली। अब कहा तो ये जाता है कि स्वामी विवेकानंद को यहीं पर दिव्य ज्ञान मिला था और यहीं पर उन्होंने विकसित भारत का स्वप्न देखा था। इसीलिए मोदी भी थर्ड टर्म में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस जगह को क्यों चुना गया? क्योंकि मोदी पर स्वामी विवेकानंद का असर देखने को मिलता है। विवेकानंद को अपना आदर्श प्रधानमंत्री मानते हैं। विवेकानंद को यहीं पर साधना करने के बाद दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वजह नंबर 3 यह है कि विवेकानंद ने यहीं से विकसित भारत का जो सपना था वो देखा था। और वजह नंबर 4 यह है कि पीएम भी विकसित भारत बनाने का संकल्प ले चुके हैं। बार बार अपने संबोधन में जिक्र करते हैं, थर्ड टर्म मिलने पर विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। विवेकानंद जी विश्व में प्रसिद्ध हुए थे और वह साधना कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और ध्यान से। और ऐसी स्थिति में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद उनकी शक्ति और ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि वो सक्षम होंगे अपने कार्य करने में। समय समय पर प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश में प्रसिद्ध शक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध विद्यालय, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाकर के ध्यान और पूजा पाठ करते आए हैं। तो मैं उनके पूजा पाठ में उनकी जिस भावना से गए हैं उसकी सफलता मिले, और सफलता मिले साथ साथ मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के पास समंदर में एक टापू है जो समंदर तट से 500 मीटर की दूरी पर है। देश में साइलेंस पीरियड चल रहा है। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी साइलेंस यानी कि मौन रख रहे हैं। उन्होंने इस मौन साधना के लिए उस जगह को चुना है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। ये वो मेमोरियल है जहां पर 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे और उन्होंने मौन साधना की थी। अब आइए आपको बताते हैं कि विवेकानंद रॉक के कड़कड़ में शिव कैसे बसे हुए हैं, मान्यता क्या है, इसका आध्यात्म पहलू क्या है। देखिए, मां पार्वती का कन्या रूप ही कन्याकुमारी है। देवी कन्याकुमारी ने इसी शिला पर तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। मान्यता यह है कि एक पैर पर खड़े होकर यह तपस्या की थी। और तपस्या क्यों की थी? भगवान शिव को पाने के लिए, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। और माना यह जाता है, मान्यता यह है कि इसी रॉक पर यानी कि इसी शिला पर एक पैर पर खड़े होकर माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी और भगवान शिव को अपने पति के रूप में इस कठिन तपस्या के बाद माता पार्वती ने पाया था। तो इस पूरी की पूरी शिला का जो मान्यता है या जो आप आध्यात्मिक पहलू कह सकते हैं, वो सीधा सीधा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, माता पार्वती से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन साधना में इस वक्त लीन नजर आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद इसी रॉक पर साधना करने के बाद अमेरिका के शिकागो गए थे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था। हिंदी में भाइयों और बहनों का संबोधन कर तो लोगों का दिल जीता ही था, साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म और भारत के बारे में भी बताया था।
अपने ऐतिहासिक भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। तो विवेकानंद जी ने अपने संबोधन में क्या कहा था, यह हम आपको बता रहे हैं। हिंदू धर्म के प्रति कैसे वो गौरवान्वित महसूस करते हैं और हिंदू धर्म के का दर्शन कैसे कराया गया था स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, उसी शिला पर साधना करने के बाद विवेकानंद जी शिकागो में जिस धर्म संसद का आयोजन हुआ था वहां पहुंचे थे। आगे उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। हिंदू धर्म का प्रचार या हिंदू धर्म का जो विस्तार है, हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, वो पूरी दुनिया के सामने स्वामी विवेकानंद की तरफ से पहुंचाया गया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में भारत के बारे में कहा था कि मुझे गर्व है, मैं उस भारत से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां पर शरण दी है। ये उस वक्त, यानी कि जब शिकागो में धर्म संसद का आयोजन हुआ था, उस वक्त विवेकानंद जी की तरफ से धर्म संसद में बातें रखी गई थी। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर को लेकर भी कई बातें धर्म संसद में कही थी। 132 साल बाद एक और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद रॉक पर साधना कर रहा है। 132 साल पहले जब नरेंद्र नाथ दत्त ने 72 घंटे तक साधना की थी तो उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यही उन्होंने विकसित भारत का स्वप्न देखा था। आज 132 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर 45 घंटे की जो साधना है वो कर रहे हैं। देखिए, 1892 में विवेकानंद ने 72 घंटे तक साधना की थी। शिकागो धर्म संसद से पहले साधना हुई थी और यहीं पर विकसित भारत का जो स्वप्न था वो विवेकानंद ने देखा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की साधना में लीन है। 2024 चुनाव के रिजल्ट से पहले पीएम ये साधना कर रहे हैं। कल आखिरी चरण का मतदान भी समाप्त हो जाएगा और दोपहर बाद पीएम की ये साधना खत्म होगी और यहीं से विकसित भारत बनने का जो संकल्प है, बनाने का जो संकल्प है, वो पीएम की तरफ से लिया जा रहा है। मोदी जी सामान्य मनुष्य नहीं है, वो सुपर ह्यूमन हैं और देश को जो उन्होंने दिशा दी है, जन कल्याण के जो काम किए हैं और आज भारत संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है, वो उन्हीं की परिश्रम, उनकी सोच, उनके विजन का परिणाम है। और वो फिर विकसित भारत के निर्माण के अभियान में जुटने वाले हैं। उसके पहले ध्यान करना, मेडिटेशन करना, सोचना और पूरी क्षमता से उसके बाद काम में जुटने की तैयारी करना, ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है और मेडिटेशन उन शक्तियों को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व है जो अपनी संपूर्ण क्षमता और शक्ति को एकत्रित करके और फिर विकसित भारत के कल्याण के काम में जुटेंगे। अब देखिए, साइलेंस पीरियड में मोदी साधना कर रहे हैं तो देश में सियासत होना भी लाजमी है। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर साधना करने गए थे तो कैमरा लेकर क्यों गए? मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका, उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं, बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए, कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं, उचित नहीं है सर। अब विपक्ष ने मोदी के मेडिटेशन प्रोग्राम पर सवाल उठाया तो मोदी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री आठवले मोदी के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि मोदी जी शांतचित्त आदमी हैं, इसलिए वो मेडिटेशन करते हैं। इतने दिन 2-2.5 महीने से लगातार प्रचार में बिजी थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो मतलब मेडिटेशन पर विश्वास रखते हैं। अगर शांत चित्त से अगर कोई आदमी मतलब 48 घंटा बैठता है तो उसमें
आगे की राजनीति क्या है, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, इसका चिंतन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां गए हैं। लेकिन अपोजिशन वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो उधर के क्यों गए हैं। तो मुझे लगता है कि हर बात पर प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर मतलब रिएक्शन दी जाती है, कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक आदमी को अधिकार है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका पूरा अधिकार है। और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि देश के लिए उनको जो सोचना है, इसीलिए वो 48 घंटे कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक जहाँ है वहाँ जाकर बैठे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम में कन्याकुमारी पहुंच गए थे, जहां उन्होंने पहले अम्मान मंदिर में पूजा की। आज प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना कर रहे हैं। पीएम कल दोपहर 3:30 बजे तक साधना करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि हिंदू धर्म में मौन और साधना की परंपरा रही है। मौन का ख्याल तो मौन तो हमारे यहाँ ये परमात्मा की दया है कि हम अपने अपने तरीके से आत्म अवलोकन करते हैं। इस पे क्या बोलना किसी को। और ये अगर इनमें यही तो मूल झंझट होती कि हमारे हिंदू धर्म की पद्धतियों पर कांग्रेस हमेशा क्यों प्रश्न खड़ा करती है, क्यों लज्जित करती है। ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम हमारे अष्टांग योग के 8 अलग अलग इसके स्टेप हैं। तो आपको नहीं आता ध्यान तो आप मत करो, हमारा ध्यान तो मत भंग करो। और अब आगे बढ़ेंगे। राजधानी में बात बूंद बूंद तरसती राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो पारा 50 डिग्री के पास पहुंच गया है, तो दूसरी ओर पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। प्रचंड गर्मी के बीच लोग पीने के पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे हैं। आलम यह है कि एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली की सड़कों पर चिलचिलाती गर्मी में लोग पानी के लिए लंबी कतार लगाए खड़े नजर आ रहे हैं। किसी को पानी मिल रहा है तो कोई बगैर पानी के इस भीषण गर्मी में रहने को मजबूर है। आपके सामने हम 2 तस्वीरें रखते हैं। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कल की है और दूसरी तस्वीर आज की है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में जो हाल कल था, आज भी वैसा ही नजारा है। पानी का टैंकर आते ही लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर कोई ऊपर चढ़ता है तो कोई नीचे पाइप लगाता है। एक बाल्टी पानी लेना मानो यहां जंग जीतने के समान हो चुका है। और देखिए, ऐसा हाल सिर्फ पौष माने जाने वाले चाणक्यपुरी में ही नहीं है। दिल्ली के हर इलाके में अमूमन ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त पानी को लेकर मारामारी जैसी स्थिति बनी हुई है। चाणक्यपुरी, गीता कॉलोनी, न्यू अशोकनगर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी को लेकर कोहराम मचा है। अफरा तफरी का आलम है। लोग टैंकरों के पीछे दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। चाहे पूर्वी दिल्ली हो या दक्षिणी दिल्ली, पानी की समस्या चारों ओर है। चिल्ला गांव, गांधीनगर, वसंत विहार, आनंद पर्वत, विवेकानंद कैंप, संजय कैंप, संगम विहार, सोनिया विहार में हर दिन लोग वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो देखिए, आपको चाणक्यपुरी की 2 तस्वीरें तो हमने दिखाई थी, जिसमें आपको बताया था कि कैलेंडर पर दिन भले ही बदल रहा हो, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। लोग पानी के लिए तरस ही रहे हैं। यहां जैसे ही टैंकर पहुंचता है, लोगों के बीच पानी लेने के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। अब ये वो इलाका है जहां से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनकर आते हैं। केजरीवाल करीब 11 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहां के लोगों को पानी के लिए अब भी जंग लड़नी पड़ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाणक्यपुरी की ये तस्वीर है जहां पर पानी का टैंकर पहुंच चुका है और लोगों को देखिए किस तरीके से पानी लेने के लोग जो है वो अब इन टैंकर्स पर चढ़ना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाणक्यपुरी की ये तस्वीर है जहां पर विवेकानंद कैंप की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो पानी लेने के लिए अपने अपने पाइप को जो है वो यहाँ पर अंदर डालते हुए नज़र आ रहे हैं टैंकर के। और इन पाइप्स के माध्यम से ये जो नीचे तमाम जो बर्तन रखे हुए हैं, बॉटल्स और बाल्टियाँ, इनमें पानी भरा जा रहा है। देखिए, इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। एक दिन में कितना टैंकर आता है? 3 गो। अच्छा। हाँ जी। और पानी मिल जाता है पर्याप्त? मिल जाता है। थोड़ा बहुत तो खराब हो ही जाता है पानी, थोड़ा बहुत तो होता है। पाइप लगता है, टैंकर पर चढ़ता है तो तुरंत खराब हो ही जाते हैं। पानी की ज्यादा खपत है। हाँ, पानी तो ज्यादा। हाँ, पानी तो ज्यादा खर्चा होता है। हाँ, ज्यादा पानी में खर्चा होता है। थोड़ी दिक्कत होती होगी गर्मी में। हाँ। आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? मेरे तो जी 40 साल से ज्यादा हो गया। मैडम, दिन भर में कितने टैंकर आते हैं? 3 आते हैं। तो आप लोग पानी भर लेते हैं पर्याप्त? पाइप लग गया तो भर लेंगे, नहीं तो नहीं भर पाता। कभी कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। हाँ जी।
एक जने कितने पानी स्टोर करके रखता है? अब इतना तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हर बार पानी मिलता है, ऐसा होता है? नहीं, हर बार नहीं मिलता। कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। हाँ जी। इसके बाद भी कोई टैंकर है? नहीं, हाँ शाम को आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये लोग पानी आपको पाइप्स के माध्यम से भरते हुए नजर आएंगे। देखिए इस टैंकर के अंदर पाइप डाला गया है और उन पाइप्स के माध्यम से अलग अलग जो परिवार हैं वो अपना पानी जो है अपने बाल्टी में और अपने बर्तनों में भरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पीछे से जो जगह है वहाँ से भी आपको पानी भरते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर यह तस्वीर है दिल्ली के चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप की। और देखिए पानी की किल्लत ऐसे वक्त में है जब तेज धूप और बढ़ती गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। सिर्फ चाणक्यपुरी नहीं बल्कि नोएडा से सटे न्यू अशोकनगर इलाके में भी पानी के लिए मारामारी मची हुई है। सुबह से लोग पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में लग जाते हैं। सोचे किसी को दफ्तर जाना है, किसी को दुकान जाना है, किसी को ड्यूटी पर जाना है, लेकिन सबकी प्राथमिकता पहले पानी इकट्ठा करना है ताकि उनके बच्चे प्यासे ना रहें। लोगों को शिकायत है कि इस इलाके में पानी के टैंकर भी कम आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे। पानी के लिए हम देख रहे हैं कि मारा मारी हो रही है। हाँ, बहुत कम आ रही है पानी की यहाँ पे, बहुत ज्यादा। पहले कितनी आती थी? पहले ज्यादा आती थी, छोटी गाड़ी आता। अभी बीच में अब गर्मी के टाइम हो गया है तो 2-3 गाड़ी आती है, पानी मिलता है नहीं, घूम के जाती है हम लोग। देर से खड़े हो? ये 6 बजे से। आपने भर लिया है पानी? मिल गया आपको पानी? मिल गया, 1 डिब्बा मिला है, बहुत जबरदस्ती से 1 डिब्बा मिलता है। बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी यहाँ आती नहीं है समय से। एक डिब्बा मिलता है, उसमें भी लड़ाई भिड़ाई होता रहता है सब में। कुछ लोग जो है वो कतारों में लगे हुए हैं, कुछ अलग से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि आज उन्हें पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। कतारें लंबी हैं और राजधानी दिल्ली की सभी सड़कें इसी तस्वीरों से भरी हुई है। सुबह सुबह सबकी कोशिश है कि पीने का पानी जो है कम से कम वो अपने घर ले जा सके। भैया जी कितनी देर से इंतजार कर रहे थे आप कैंपर का? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। पानी मिलेगा? कितनी बोतल पानी ले जाओ? 1 बोतल है पीने का पानी। तो ये तस्वीरें चाहे दिल्ली का मयूर विहार हो, न्यू अशोक नगर हो, वसंत विहार हो, चाणक्यपुरी हो, सभी जगहों में ऐसी ही तस्वीरें हैं। लोग सुबह सुबह पानी की लाइनों में लगे हुए हैं ताकि पीने का पानी कम से कम वो सुरक्षित कर ले। कितना पानी लेके जा रहे हैं? बस यही 10 लीटर। 10 लीटर पानी के लिए कितनी देर इंतजार किया? आधा घंटा हो गया, हमें आए 7 बजे आई थी मैं। अच्छा, पानी बोला जा रहा है कि कम आ रहा है, ऐसा हो रहा है इस इलाके में? गाड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं। गाड़ी कम आ रही है? गाड़ियाँ ज्यादा आनी चाहिए ना गाड़ियाँ। कितना परेशान हो पानी के लिए? बहुत परेशान है, पानी नहीं मिलता है, बहुत परेशान है। गर्मी में ज्यादा परेशानी होती है। हमारे घर पे 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग के लिए एक हो जाएगा इससे पानी? अब नहीं भी होगा तो गुजारा करेंगे, क्या करें, पानी नहीं है तो। लोग परेशान हैं, खुलकर अपनी परेशानी भी जाहिर कर रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने एक्स्ट्रा पानी की डिमांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट में अर्जी दायर कर यूपी, हरियाणा, हिमाचल से ज्यादा पानी की मांग की है। हैरानी इस बात की है कि जो दिल्ली सरकार चीख कर हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगा रही है, सुप्रीम अर्जी में ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही है। कोर्ट से वो अपील कर रही है कि ज्यादा पानी की जरूरत है और उसे पूरा किया जाए। दिल्ली में तपती गर्मी के बीच पानी की कमी से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली सरकार कभी केंद्र सरकार के पाले में तो कभी हरियाणा सरकार के पाले में गेंद फेंक रही है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पानी की समस्या को लेकर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत को एक पत्र भी लिखा है। आतिशी ने अपने पत्र में यूपी, हरियाणा से दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील भी की है। राजधानी दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है तो लोग पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे हैं। दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। केजरीवाल की पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार को दिल्ली में जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी है। दिल्ली में वाटर क्राइसिस को लेकर बीजेपी ने विधानसभा से दिल्ली सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दिल्ली इस समय पानी के लिए त्रस्त है। भीषण पानी संकट इस समय राजधानी दिल्ली में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा ने पानी रोका है, इसके चलते राजधानी दिल्ली में पानी नहीं है। और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा की तरफ से पूरा पानी दिया जा रहा है।
लेकिन ये जो जल संकट है ये आर्टिफिशियल है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का मिसमैनेजमेंट है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा चुकी है जल संकट के चलते। कुछ लोगों से बात करेंगे, आप प्रोटेस्ट कर रही हैं। दिल्ली में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई कि लोग टैंकर्स के लिए भाग रहे हैं, पानी की कमी है। देखिए, अभी सचदेवा जी ने जो अपना भाषण दिया है उसमें से ये चीज साफ है और उन्होंने मापक प्रणाम जो उनके हाथ में है, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज हैं, उसके अनुसार हरियाणा से कोई पानी की कमी नहीं आ रही है। ये टैंकर माफिया को चलाने के लिए केजरीवाल के विधायकों ने एक षड्यंत्र रचा है जिसके माध्यम से ये सब काम हो रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो है वो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ बांसुरी स्वराज है, पर प्रवीण खंडेलवाल है। पूरी दिल्ली बीजेपी इस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो है वो सड़कों पे आ गई है और दिल्ली में पानी की आपूर्ति हो इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार पर दबाव बना रही है। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। अभी तो वो 2 तारीख को जेल जा रहे हैं, इससे भी ज्यादा उनको डूब मरना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को पानी के लिए तरसा दिया है। केजरीवाल को डूब मरना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। जी बिल्कुल, अब तो ये स्पष्ट है जिसके नाम के अंदर ही केजरीवाल करप्ट है और जो कि इन ऐसे बड़े बड़े कारनामों में, बड़े बड़े करप्शन में लिप्त है, आज वो जेल में शिफ्ट है। आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि बीजेपी राजनीति ना करे। राजनीति नहीं करे, पानी मांगना राजनीति हो गया है। पानी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? ये जो सड़कों पे धरना देते थे वो क्या था? बहुत ही शर्म की बात है। राजधानी दिल्ली में इस समय तापमान 50 डिग्री को छू रहा है। सड़क जो है वो तप रही है, मगर दिल्ली बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल उठा रही है, सवाल पूछ रही है कि दिल्ली में जल संकट क्यों है। जब पानी की कमी नहीं है, हरियाणा सरकार पर्याप्त पानी दे रही है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार झूठ क्यों बोल रही है। देखिए, दिल्ली में जबरदस्त वाटर क्राइसिस है और इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। गेंद एक दूसरे के पाले में डाला जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है, लेकिन पानी की जो बर्बादी हो रही है उसकी वजह से दिल्ली प्यासी है। साथ ही केजरीवाल के विधायकों पर टैंकर माफियाओं से मिलकर पानी बेचने का भी आरोप लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो पहला मैसेज आया था कि दिल्ली की जनता का ख्याल रखना, गर्मी बढ़ रही है, पानी की व्यवस्था पूरी रखना, लेकिन जब आखिरी मैसेज दिया गया उसमें जिक्र नहीं था पानी की किल्लत का। पानी की किल्लत का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैनकाइंड क्राइसिस है जो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। आदत पड़ गई है, मुंह में खून लग गया भ्रष्टाचार का। इस आपदा में पैसा कैसे कमाया जाए ये अरविंद केजरीवाल अब सिखा के जा रहे हैं सबको। दिल्ली में वाटर क्राइसिस बनाया गया है। सबको मालूम है कि इस महीनों में वाटर की दिक्कत होती है। मार्च के महीने में समर एक्शन प्लान पे काम हो जाना चाहिए था। क्यों 2 दिन पहले मीटिंग बुलाई जब एलजी साहब एक्टिव हुए? इनको नहीं पता था कि वाटर क्राइसिस आएगा। हरियाणा तो पूरा पानी दे रहा है। अगर आपने अपने हिस्से का पानी बर्बादी करने और 53% से ज़्यादा पानी वेस्ट होता है रख रखाव में, इनके पास जगह नहीं है। वजीराबाद बैराज पिछले 11 साल से साफ नहीं किया है, इतनी मोटी गाद बन गई है। 93.5% पानी वहाँ स्टोरेज हो सकता है जो नहीं हो पा रहा है इनकी नाकामी की वजह से। तो ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली को पानी मिले और जितना वाटर क्राइसिस बढ़ेगा ये उतने उसमें पैसे कमाने का रास्ता ढूंढेंगे। सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं, जल शक्ति मंत्री को लेटर लिखा है, अब बोल रहे हैं मदद कीजिए, यूपी से पानी दीजिए, हरियाणा से पानी की मदद। केंद्र सरकार इनकी पूरी मदद कर रही है, करती रहती है और सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए, अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि न्यायालय एक बार इस स्थिति को स्पष्ट करे। 2021 में भी गए थे और 2021 में वहाँ से फटकार मिली थी क्योंकि हरियाणा अपने हिस्से का पानी आज भी पूरा दे रहा है। इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से, इनके करप्शन की वजह से दिल्ली प्यासी मर रही है। और दिल्ली में इस वक्त पानी लेना सबसे बड़ा टास्क हो गया है। टैंकर के इंतजार में सड़कों पर सिर्फ खाली गैलन और बाल्टी नजर आ रही है। चिलचिलाती धूप में लोग एक टैंकर के इंतजार में घंटों गुजार दे रहे हैं। दिल्ली में पानी की समस्या से जूझती दिल्ली की जनता के हाल ये खाली पड़े बर्तन यहाँ पर बयां कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लंबी कतार जो है वो आपको नजर आएगी। छोटे बड़े डब्बों से लेकर बाल्टियां भी आपको नजर आएगी, टैंकर भी आपको नजर आएंगे छोटे छोटे। और यहाँ पर जो है वो करीब सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लगाकर ये बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं और लोगों को बस इंतजार है कि यहाँ पर कब टैंकर आए और लोग उन टैंकर से इन बर्तनों में जो है वो अपने पीने का पानी या अपने घरों में कामकाज करने के लिए पानी जो है वो जमा कर पाएं। दूसरी तरफ
जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी हम कि देखिए ये मेरे पीछे यहाँ पर आपको लाइन नजर आएगी, तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं और पानी का इंतजार कर रही हैं कहीं ना कहीं।